ये मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने लगा आपके तमाम नाज़रीन को कि आप दुनिया के कई मुल्कों के अंदर ऐसी ऑप्शन मौजूद है कि अगर आपका विजिट वीज़ा लग गया है और आपको वहाँ जॉब ऑफर हो गई है या कोई भी ऐसी दूसरी कैटेगरी भी जो इससे मिलती जुलती है, अगर आपको ऐसी मिल गई है तो आप स्विच ओवर कर सकते हैं और वहाँ परमानेंट रेजिडेंट बन सकते हैं। यूके के अंदर अनफॉर्चुनेटली अभी उन्होंने तमाम ऐसे रूट बंद कर दिए कि स्टूडेंट वीज़ा के बाद आप पीआर ले सकें, जबकि कनाडा, अमेरिका के अंदर ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल है और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी। तो आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है, 100% स्कॉलरशिप मिल सकता है अगर आप जर्मन लैंग्वेज में पढ़ना चाहें। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आप लोग मुझे देख रहे हैं इल्म की दुनिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे और आज हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट है आप लोगों के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि वो बाहर की कंट्री में जाएं इजी एक्सेस के साथ। या तो वो स्टूडेंट वीज़ा के तौर पे अप्लाई कर सकते हैं, स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, और स्पेशली अगर कोई सिटीजनशिप या पीआर के लिए जाना चाहता है तो ये वीडियो और ये इंटरव्यू आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकता है कि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इंटरनेशनल इमिग्रेशन लॉयर और कंसल्टेंट मुबीन रशीद साहब। आज हम उनसे गुफ्तगू करेंगे और तमाम तर डिटेल जानेंगे कि किस तरीके से आप लोग वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसीजर है, कौन कौन सी वीज़ा की टाइप है और तमाम तर डिटेल जो आप लोगों की इन्फॉर्मेशन में इजाफा कर सकते हैं। तमाम तर डिटेल्स हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। नेहा, आपका बहुत शुक्रिया इल्म की दुनिया के तमाम नाज़रीन का, आप इसी गुलाम अली साहब का कि आपने मुझे मौका दिया और आज आपकी वजह से आज हम लोगों से गुफ्तगू कर रहे हैं। सर मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान के हालात इस टाइम इस तरह के हैं कि कोई भी आई थिंक यहाँ रहना नहीं चाहता। वो चाहते हैं कि बाहर जाएं और उनको सिटीजनशिप मिल जाए, पीआर मिल जाए, किसी तरीके से वो बाहर सेटल हो जाए। ये मैं आपको थॉट प्रोसेस बता रही हूँ पाकिस्तानी अवाम का। तो आप प्लीज़ मुझे बताएं कि कौन कौन सी वीज़ाज़ की टाइप है स्पेशली जिसके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं ईजीली और स्पेशली वो आगे जाके सेटल भी हो सकते हैं। यह बहुत शुक्रिया आपका और तमाम नाज़रीन का। बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात की। मैं हालांकि पिछले 20 साल से हल्की फुल्की इमिग्रेशन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन आपने जो बात की पिछले 1 साल के अंदर लोग इतने डेस्परेट हो गए, मुझे पाकिस्तान से इतनी ज़्यादा कॉल्स आई कि लोग समझ रहे बस जहाँ मर्जी हम कहीं चले, जिससे आपने बात की किसी दुनिया के मुल्क में भेज दें लेकिन हम यहाँ से निकलना चाहते हैं। और आप हैरान होंगे सिर्फ दुबई के अंदर विजिट वीज़ा लेके वो 2 लाख पाकिस्तानी पिछले 3 महीनों में चले गए। यानी बहुत डेस्परेटली अब लोग जा रहे हैं कि शायद वहाँ पर भी जॉब मिल जाए, परमानेंटली सेटल हो जाए या वहाँ से आगे किसी मुल्क में जाने के रास्ते आसान हो जाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान से एक थोड़ा सा इशू है, यकीन आपके इल्म में होगा, नाज़रीन के इल्म में होगा कि यहाँ वीज़ा रिफ्यूज़ल बहुत ज़्यादा है। तो वो और यहाँ एम्बेसी में अपॉइंटमेंट का बड़ा इशू है। शायद आपको पता होगा अमेरिका एम्बेसी में अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, यूके एम्बेसी के अंदर भी 3-3 महीने का वेट है, यूरोप की कई एम्बेसी में बहुत ज़्यादा पेंडिंग टाइम है, कनाडा की एम्बेसी में 6-6 महीने तक विजिट वीज़ा का अप्लाई नहीं करते, स्टूडेंट वीज़ा का बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये तो भी खुशी की बात है कि कनाडा ने फरवरी के अंदर वीज़ा सेक्शन पाकिस्तान में खोल दिया, वरना पहले सारे डिसीजन अबू धाबी से हो रहे थे। तो वो उस वजह से लोग बड़े डेस्परेट और वाकई बाहर जाना चाहते हैं। ज़ाहिर है लोगों के इशूज़ हैं यहाँ पे, पाकिस्तान में उस तरह अपॉर्चुनिटी है, आबादी बहुत ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटी उस तरह नहीं है, करेंसी डेप्रिशिएट कर रही है, इन्फ्लेशन रेट बहुत ऊपर जा रहा है। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जिन्होंने लोगों को बहुत ज़्यादा मजबूर किया है कि अपने मुस्तकबिल के हवाले से बाहर का करें। और वैसे भी आपको पता है ये सुन्नत भी है, हमारी एक हकीकत भी है कि जब कोई सरजमीन आप पे तंग हो जाए, मुश्किल हो जाए, तो आप हिजरत कर लेंगे जगह पे। तो अब जब लग रहा है कि यहाँ पे आपके वसाइल कम हो रहे हैं, मुश्किल इजाफा हो रही है, तो फिर आपको दूसरे मुल्क में अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। तो इसलिए कोई बुरी बात भी नहीं है। अब जो आपने क्वेश्चन किया क्या कैटेगरी कैसे सेटल होते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और इसी अवेयरनेस के लिए चूँकि मेरा मीडिया का भी बैकग्राउंड है, एज ए लॉयर भी पाकिस्तान में मैं लाहौर हाई कोर्ट का लाइफ टाइम मेंबर हूँ पिछले 20 साल से, और खासतौर पर यूके के अंदर पिछले 12 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं अभी अमेरिका, कनाडा भी बहुत फ्रीक्वेंटली जाता हूँ, यूरोप तो खैर वैसे ही हमारे बिल्कुल पास है, स्पेन, फ्रांस, हॉलैंड, जर्मनी हमारा फ्रीक्वेंटली चक्कर लगता है। तो मैंने वहाँ भी बड़ी ज़रूरत महसूस की। मुझे लोगों ने कहा कि आप पब्लिक सर्विस का मैसेज दें, एटलीस्ट लोगों को अवेयरनेस जो है वो जानी बड़ी ज़रूरी है। तो मैंने फिर ज़्यादा इसको इंटेंशनली काम को ज़्यादा स्पीड अप किया और आपके पास भी आने का यही मकसद है कि आप इस चीज़ को हाईलाइट कर सकें। तो जो 4-5 बुनियादी कैटेगरी है वो मैं चाहूँगा खासतौर पर आप वर्ड्स कर दूँ बाहर जाने के लिए। सबसे पहले सबसे आसान जो है वो ज़ाहिर लोग कहते हैं विजिट वीज़ा पे हम किस तरीके से बाहर चले जाए और वहाँ जाए कोई ना कोई ऑप्शन देखी जाए। ये मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने लगा आपके तमाम नाज़रीन को कि आप दुनिया के कई मुल्कों के अंदर ऐसी ऑप्शन मौजूद है कि अगर आपका विजिट वीज़ा लग गया है और आपको वहाँ जॉब ऑफर हो गई है या कोई भी ऐसी दूसरी कैटेगरी भी जो इससे मिलती जुलती है, अगर आपको ऐसी मिल गई है तो आप स्विच ओवर कर सकते हैं और वहाँ परमानेंट रेजिडेंट बन सकते हैं। और परमानेंट रेजिडेंट का मतलब यह है कि आपको पीआर मिल गई, इंडेफिनिट मिल गया, ग्रीन कार्ड मिल गया, सो इट विल लीड टू द पासपोर्ट। तो अमेरिका के अंदर ग्रीन कार्ड मिलता है, आपको कनाडा के अंदर जो है पीआर मिलती है और यूके के अंदर आपको इंडेफिनिट मिलता है उसका परमानेंट रहने के लिए, और उसके नतीजे में आप रह सकते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसके नतीजे के अंदर आप विजिट के ऊपर भी जाके सेटल हो सकते हैं। और ये अमेरिका, कनाडा सब जगह पे ये ऑप्शन मौजूद है। इवन यूरोप के अंदर भी अगर आपको जॉब ऑफर हो जाए तो ये तो पहली चीज़ मैं तमाम नाज़रीन को बताऊंगा जिनका विजिट वीज़ा लग गया है या लगने का चांस है या लगवा सकते हैं, जैसे भी उसको कर सके, तो उनके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो परमानेंटली। अच्छा सर, आपकी बात काटती चलूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना कि विजिट वीज़ा पे कुछ लोगों को रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि वो जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, वो सिर्फ विजिट पर्पस के लिए जा सकते हैं। तो इस हवाले से आप थोड़ा सा हमारे
व्यूअर्स को गाइड करेंगे कि ये क्या प्रोसीजर है और इस तरह होता है, जिस तरह भी आपने कहा कि जॉब के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है? जी, ये आपने बड़ा अच्छा और बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन किया। जो अमेरिका के लिए और कनाडा के लिए मैं आपको खास तौर पर करता हूँ, सबसे पॉपुलर यही डेस्टिनेशन है लोगों के जाने के लिए। क्योंकि मैं आम कम्युनिटी लोगों से मिलता हूँ तो लोग कहते हैं हमें अमेरिका जाना है, कनाडा। यूके भी लोग जी, यूके भी उसके अंदर, यूके में थोड़ी सी सैचुरेशन हो गई मार्केट के अंदर। लास्ट इनटेक सितंबर के अंदर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आए पाकिस्तान से, 50,000 स्टूडेंट आए। अभी इस साल भी सितंबर इनटेक के अंदर कहा जा रहा है कि तकरीबन 30-40 हज़ार बच्चे जाएंगे। वो जो रश होने की वजह से थोड़ा सी उनको जॉब की अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी कम मिल रही है, कंपटीशन ज़्यादा हो चुका है वहाँ पे ना, तो उसके मुकाबले अमेरिका कनाडा में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। अब मैं अमेरिका की आपको जॉर्ज कर रहा था बात कि वहाँ पे आप B1 या B2 विजिट वीज़े पे जाते हैं, वो ज़्यादा पॉपुलर कैटेगरी है। और जो B1 B2 पर जाएगा उसको वहाँ पे अगर जॉब ऑफर हो जाए तो वो परमानेंटली वहाँ पे रह सकता है। अच्छा जी, और उसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप वहाँ पे जाके स्टूडेंट वीज़े में भी अपने आपको कन्वर्ट करा सकते हैं। जो सबसे आसान कैटेगरी है, फौरी तौर पे जाके आप अपना F1 वीज़ा उसे कहते हैं, B1 B2 आपका विजिट वीज़ा लगा होता है, F1 स्टूडेंट वीज़ा है। और जो सबसे आसान चीज़ है कि वो इंग्लिश स्कूल में दाखिला ले लें। अच्छा। अमेरिका के अंदर ये बड़ी काम की बात बता रहा हूँ आपके तमाम नाज़रीन को कि वहाँ पे जाके अपना असाइलम का केस ना डालें। कई लोगों को समझ नहीं होती, वो जाके ओवरस्टे हो जाते हैं अमेरिका के अंदर जाके। उनको ओवरस्टे होने की कोई जरूरत नहीं है, पूरी फैमिली को यहाँ बुला सकते हैं, वो पाकिस्तान आ जा सकते हैं। क्योंकि अगर आपने असाइलम का केस अमेरिका के अंदर डाल लिया तो वो 8 साल तक इंटरव्यू ही नहीं करते। अच्छा। मैं खुद न्यूयॉर्क के अंदर, ब्रुकलिन के अंदर, वाशिंगटन DC में, ह्यूस्टन में भी 2 महीने पहले मैं उधर ही था। मैं ऐसे लोगों से मिला जो 20-20 साल से वहाँ पर रह रहे हैं और इलीगल रह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने असाइलम का केस डाल दिया और उनको पता नहीं होता किस तरह जाने को सही, उनको गाइड नहीं करता। तो ये मैं जान के आपको मैसेज इसलिए भी दे रहा हूं लोगों को बताने के लिए, प्लीज इस तरह काम ना करो, अपने दोस्तों और इस तरह को बताएं कि असाइलम केस नहीं डालना, आपने F1 इंग्लिश जो लैंग्वेज स्कूल है उस पर कन्वर्ट कर ले। और वो आप इंग्लिश तो जरा हर बंदे की यहाँ आपको तो वैसे कमजोर होती है, इनको पढ़ने भी चाहिए वहाँ पे जाके, इनके लिए जो वहाँ पे गैप है। और अच्छी बात है कि आप साल 2 साल इवन 3 साल अंग्रेजी पढ़ते रहे, इस दौरान आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप स्विच ओवर कर लें। और स्टूडेंट वीज़े का आपको पता है जब भी आप वहीं पढ़ रहे होते हैं तो आप 20 घंटे लीगली आपको अलाउ होता है। और अमेरिका में आजकल जिस तरह क्राइसिस है आपको फुल टाइम अलाउ कर दिया अमेरिका कनाडा में, जितनी मर्जी अच्छा, ये भी बड़ी इन्फॉर्मेटिव बात है ये कि अब आप फुल टाइम भी कर सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा के लिए जब स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं उनका सबसे मेजर इशू ये होता है कि वर्किंग आवर्स जो है बहुत लिमिटेड से दिए जाते थे पहले, तो अब तो 24 आवर्स आप लोगों को काम करने की इजाज़त भी अमेरिकन गवर्नमेंट ने दे दी है। अच्छा सर, मुझे बताइएगा जो स्टूडेंट्स यहाँ से जाते हैं तो स्टूडेंट वीज़ा जो है वो प्रोबेबली सब वीज़ा से मुझे लगता है कि एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि उसमें यूनिवर्सिटीज़ की फीस वगैरह उनको देनी पड़ती है। तो स्टूडेंट वीज़ा में वो कैसे आगे फर्दर कन्वर्ट कर सकते हैं कि वो PR के लिए उसके लिए अप्लाई कर सकें बाद में? और जो PhD के स्पेशली स्टूडेंट्स होते हैं उनकी ड्यूरेशन ज़रा ज़्यादा होती है और उनकी रिसर्च वर्क भी ज़्यादा होती है, उनको किस तरह से आप गाइड करेंगे कि वो फर्दर आगे जॉब के लिए या PR के लिए वो किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं? भैया बिल्कुल बड़े अच्छे, बड़ा रेलेवेंट आपने क्वेश्चन किया। जिससे पहले मैंने आपको विजिट की वीज़ा की कैटेगरी पे, सेकंड कैटेगरी जिसमें हम बात करना चाह रहे थे वो ज़रा स्टूडेंट वीज़ा की, और वो मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी है। जो हमारे यंग लोग हैं आजकल भी OA लेवल के आपके एग्जाम हो रहे हैं, यहाँ पे FFS के भी हाल एग्जाम हो रहे हैं, और सितंबर इंटेक बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपको तो पूरी दुनिया के अंदर यूनिवर्सिटी बड़ा वेलकम करती है। दिस इज द बेस्ट टाइम कि अगर आप जो बाहर जाना चाहते हैं वो इसको प्लान कर सकते हैं। और उस हवाले से जिस तरह आपने खुद कहा बड़ी बेस्ट ऑप्शन जो है स्टूडेंट वीज़ा, थोड़ा सा आपको पहला इशू होता है कि आपको एटलीस्ट 33% से 50% पेमेंट अरेंज करनी पड़ती है ट्यूशन फीस की, तब आपका वो दाखिला वहाँ पे मेक श्योर होगा। और यूके के अंदर इस टाइम वीज़ा इशू बहुत सक्सेसफुल जा रही है। अगर आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है इसका मतलब वीज़ा आपका गारंटेड है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सेकंड ये है कि बगैर IELTS के भी जो है एडमिशन हो रहा है यूके की यूनिवर्सिटी के अंदर। जी, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, मुझे पता है पाकिस्तान बड़ा साइकोलॉजिकल इशू है। इवन 4.5 बड़ा बेसिक बैंड है, 5.5 भी आपको जो FA पास बंदा है उसको आ जाना चाहिए, लेकिन मैंने देखा एक साइकोलॉजिकल इशू है पाकिस्तान के अंदर, वो डर जाता है कि 7 बैंड्स चाहिए या वगैरह की एग्जैक्टली। अच्छा सर, मुझे बताएं कि आपने यूके, कनाडा और USA के बारे में बताया है कि ज़्यादा पॉपुलर कंट्रीज ये हैं, तो उसके अलावा कौन से ऐसी कंट्रीज़ है जहां पाकिस्तानी लोग आराम से सिटीजनशिप ले सकते हैं और जहां उनको फ़ायदा भी हो, ये ना हो कि पाकिस्तान से निकल के अगले मुल्क में भी जाके उनको परेशानी ही देखनी है? आपने स्टूडेंट वीज़ा की बात करें, मैं इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा कि यूके के अंदर अनफॉर्चुनेटली अभी उन्होंने तमाम ऐसे रूट बंद कर दिए कि स्टूडेंट वीज़ा के बाद आप PR ले सकें, जबकि कनाडा, अमेरिका के अंदर ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी। तो जो लोग PR और पासपोर्ट पर इंटरेस्टेड है, क्योंकि देखिए 2 किस्म के लोग हैं यहाँ पे, एक रिच क्लास है, हाई नेटवर्क क्लास है, वो अपने बच्चों को भेजते हैं, कहते हैं बस पढ़ के वापस आ जाना डिग्री लेकर, वो सिर्फ इसी के लिए जाते हैं, जिससे उनका एग्जाम आता है, कॉन्वोकेशन होता है, वो जाते हैं, माँ बाप खुद जाते हैं और बच्चों को साथ लेके आए थे। और इवन मैंने ये भी बड़ा ट्रेंड देखा है कि जब समर ब्रेक होती है, क्रिसमस की ब्रेक होती है, तो वो छुट्टियों में पाकिस्तान आ जाते हैं बच्चे, कहते हैं जी वो इतने डेस्परेट होते हैं माँ बाप मिलने के लिए, बड़े लाड प्यार से आपको बच्चों को पाला होता है। बल्कि मैं आपके एक चैनल के थ्रू ये भी बात बताना चाहूंगा कि आजकल एक ऑनलाइन का भी बड़ा कॉन्सेप्ट आ गया है। मतलब ग्रेजुएशन आपने करनी है O लेवल A लेवल के बाद, तो पहले 2-3 साल पाकिस्तान से रह के पढ़ सकते हैं, सिर्फ आखिरी साल आप वहाँ चले जाए यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, फाइनल ईयर पढ़ने के लिए। जी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कम लोगों को पता है, उससे भी कॉस्ट बड़ी कम हो जाएगी। ये देखिए तो बार बार ट्रैवलिंग करते हैं, प्लस आपकी लिविंग एक्सपेंस है,
आप उसको 50% कॉस्ट के अंदर यहीं से बैठ कर डिग्री ले सकते हैं। पूरी डिग्री भी करना है तो पाकिस्तान से रह के हो सकती है, क्योंकि अभी तमाम यूनिवर्सिटी ने पेंडेमिक की वजह से अपने तमाम प्रोग्राम ऑनलाइन कर दिए हैं। यानी आपने बीए और बिजनेस मैनेजमेंट करनी है, बीएससी कंप्यूटर साइंस करनी है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस करनी है, एमबीए करना है, एलएलबी करना है, ये तमाम डिग्री इस टाइम ऑनलाइन अवेलेबल है। मतलब अगर आपका 2 साल की ड्यूरेशन है डिग्री की, तो 1 साल आप ऑनलाइन कर सकते हैं और 1 साल आप वहाँ पे जाके भी गुजार सकते हैं। मगर मुझे तो लगता है कि ये चीज़ ज़्यादा अच्छी नहीं होगी सर कि आप वहाँ जाएं, जो समर ब्रेक में आप लोग पाकिस्तान वापस आते हैं, वहाँ आप जॉब सीख करें या इस तरह के कुछ मामलात करें, ताकि आपको वहाँ पे आसानी हो और आगे आपको रुकने का और पीआर का मौका जो है वो मिले। सर कंट्रीज के बारे में नहीं आपने बताया कि कौन कौन सी और कंट्रीज हैं जो आप कवर करते हैं या जहाँ पे आते हैं। जैसे मैंने देखा था आपकी वेबसाइट पे माल्टा और इस तरह ये सब कंट्रीज भी थी, तो उन कंट्रीज के बारे में भी लोगों को बताइए। जी, यूरोपियन कंट्रीज भी बड़े पॉपुलर डेस्टिनेशन है। वहाँ एक भी है कि आइल्स की भी इस तरह रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब हंगरी है एक कंट्री है, मालदोवा है, रोमानिया है, पोलैंड है, वहाँ पाकिस्तानी स्टूडेंट जाते हैं। स्वीडन है, वहाँ पे बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन है। किसी ज़माने में तो बिल्कुल 100% फ्री थी स्वीडन में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए जी। अभी भी यानी कि उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट और कम फीसें अवेलेबल है और बड़ा पॉपुलर डेस्टिनेशन है। वेलफेयर स्टेट है स्वीडन। नॉर्वे, डेनमार्क में भी लोग जाते हैं, लेकिन स्वीडन इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वन। इस तरह माल्टा में जिससे आपने बात की, उसकी वीज़ा इशू जरा टफ है, छोटा सा आइलैंड है, माल्टा शेंजन स्टेट है, लेकिन वहाँ पे स्टूडेंट वीज़े की हालत थोड़ी सी टफ है। लेकिन मैं जिस आपको अर्ज की ना कि लोग ऐसे मुल्क में जाते हैं जहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो और पीआर, तो उसके लिए मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा आपको कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, देन अमेरिका एंड देन यूके। अच्छा सर, मुझे बताएं कि जो और स्टूडेंट वीज़ा के अलावा जो कैटेगरी है, एक विजिटर वीज़ा की हमने बात की, फिर स्टूडेंट की, नेक्स्ट आई थिंक बिजनेस वीज़ाज भी होते हैं, तो उस पर थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोगों के ये भी पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि जब स्टडी हो गई तो अब बिजनेस की तरफ आएंगे और उसके लिए भी पीआर वगैरह चाहिए, तो उस वीज़ा कैटेगरी को भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। आप जो बिजनेस मैन है जो पाकिस्तान में अच्छा माशाल्लाह बिजनेस कर रहे हैं, जिनकी एक यहाँ रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो बाहर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बाहर अपने बिजनेस की ब्रांच खोलना चाहिए या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर ले, तो पूरी फैमिली को रेजिडेंसी मिल जाएगी। आप देखिए मतलब पाकिस्तान में आपको पता करेंसी कितनी डेप्रिशिएट होती है, अनफॉर्चुनेटली पिछले 1 साल में बहुत ज़्यादा करेंसी डाउन हुई है, डॉलर, पाउंड और यूरो से हमारी करेंसी कितना फर्क पड़ गया। तो मैं लोगों को ये समझाता हूँ अगर आप यहाँ से पैसे बाहर इन्वेस्ट करते हैं किसी भी यूरोपीय मुल्क में, अमेरिकन कंट्री के अंदर, तो एक तो आपको पूरी फैमिली को रेजिडेंसी मिल जाएगी, दूसरा रिटर्न और इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है। मसलन 2.5 लाख यूरो का यूनान का एक बड़ा पॉपुलर प्रोग्राम है ग्रीस का, अगर आप वहाँ प्रॉपर्टी बाई कर लेते हैं, आप 4-5 छोटे छोटे अपार्टमेंट ले लें या एक बड़ा विला ले लें 2.5 लाख यूरो, बड़ी अच्छी वहाँ बिल्डिंगें मिल जाती है 2.5 लाख जी, 2.5 लाख यूरो जो करेंसी है वहाँ की, उसकी अगेंस्ट आपको बेहतरीन रिटर्न मिलेगा। एक तो रेंटल वैल्यू 8 से 10% आपको रेंट मिल सकता है, जबकि पाकिस्तान में सिर्फ 1% है रेंटल वैल्यू। तो रिटर्न वैल्यू भी आपको बहुत अच्छी मिल रही है, पूरी फैमिली को रेजिडेंसी मिल रही है और साथ आपकी इन्वेस्टमेंट भी बेहतरीन हो रही है और करेंसी भी सिक्योर है आपकी। अच्छा, हमने शुरू में बात की रिजेक्शन जो फेस करनी पड़ती है, तो आप तो लीगली हर प्रोसीजर को करते होंगे, तो आप जब किसी को गाइड करते हैं तो कितने % आपको लगता है कि ये बंदा जो है वो रिजेक्ट होने के इसके चांसेस हैं और उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं? अच्छा नहीं, आपने ये सवाल किया है, यकीन करें मैं कोशिश करता हूँ जब मेरे से खासतौर ज़्यादातर मुझसे कोई ओपिनियन लेके मैंने आपसे केस सबमिट करवाना है, तो मुझे अगर लगे ना कि इस बंदे के 50-70% वीज़ा के रिफ्यूजल चांसेस है, तो मैं ऐसा केस लेता ही नहीं हूँ। उसकी वजह ये कि लोग हम खुल के बता देते हैं, लोग सुनना नहीं चाहते, ख्वाहिश हर बंदे की है। कल भी मैं कहीं बात कर रहा हूँ बाहर जाना चाहता हूँ, लेकिन हकीकत ज़रा डिफरेंट होती है। आप ख्वाहिश को हकीकत से मिक्स ना करें, लेकिन हर बंदा अमेरिका जाना चाहता है, लेकिन अमेरिका का वीज़ा किस तरह लगेगा उसके लिए आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। आपने अमेरिका, कनाडा और यूके का वीज़ा लगाना है और एटलीस्ट दुबई चले जाए, टर्की चले जाए, अज़रबैजान आप जा सकते हैं जो आसान, श्रीलंका चले जाए, मलेशिया चले जाए, इन मुल्कों के वीज़े आसान है, थाईलैंड, सिंगापुर के वीज़े की निस्बतन आसान है। जब आपकी 4-5 मुल्कों की ट्रैवल हिस्ट्री हो ना, फिर आप कहते हैं मैं यूके जाना चाहता हूँ एज ए ट्रैवल टूरिस्ट के तौर पे, तो दे टेक यू सीरियसली कि यस ही इज अ रेगुलर ट्रैवलर एंड ही वांट टू गो अब्रॉड। लेकिन एक बंदे का फ्रेश पासपोर्ट है, उसने स्टेट में अमेरिका का वीज़ा अप्लाई कर दिया और है भी यंग और उसकी शादी भी नहीं हुई, ना प्रॉपर्टी है ना रियल एस्टेट है, उन्होंने कहा ये बंदा लाजमी गायब हो जाएगा वहाँ जाके ना। जब उनको 1% भी डाउट हो जाए ना, आज से 10 साल पहले वो ना 10-20% का मार्जिन दे देते कि बंदा शायद ना ही वापस आ जाए, लेकिन अब उन्होंने 1% पे लिया इस काम को, हल्का से भी उनको डाउट हो जाए कि बंदा वापस जाएगा, वो वीज़ा नहीं देते। और एक ही क्लियर लाइन, आप अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करें या कनाडा का, यूके का, रिफ्यूजल लाइन सबकी एक जैसी है, वी हैव अ डाउट यू विल नॉट कम बैक टू योर होम कंट्री। हमारी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो हम फिर भी यूएस से जाना चाहते हैं, तो और रिजेक्शन भी उनको नहीं चाहिए, पाकिस्तानी है वहाँ में से, तो उसका क्या तरीक़ेकार है? वो स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसमें उसको रिफ्यूजल चांसेस जो है वो कम हो जी। यहाँ अगर यंग है तो ज़ाहिर ऑफ कोर्स आपने बिल्कुल अच्छी बात की, स्टूडेंट वीज़ा में चलिए, F1 वीज़ा जिससे मैंने बात की, वहाँ बेशुमार यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट मौजूद है, कनाडा के अंदर भी मौजूद है, और जिससे मैंने आपको अर्ज़ किया कनाडा में अब यहाँ पे वीज़ा सेक्शन खुल चुका है, तो उनका वीज़ा प्रोसेस टाइम काफ़ी फास्ट हो चुका है। पाकिस्तान SDC कैटेगरी के अंदर आता है कि जहाँ फास्ट ट्रैक पे कनाडा वाले अपना डिसीजन करते हैं। तो अगर आप यंग हैं तो लाजमी आप स्टूडेंट वीज़ा का अप्लाई करें, आपका 2-3 साल का स्टडी गैप है, देन यू आर द आइडियल पर्सन। बस यूके की मैं आपको अर्ज करता हूँ 15,000 पाउंड साल की फीस है, उसमें से 5,000 पाउंड फीस देकर वहाँ जा सकते हैं, बाकी वहाँ जाकर कमा के भी सारे पैसे अरेंज कर सकते हैं। फिनेंशियल स्टेटमेंट आपने किसी दोस्त रिश्तेदार की हेल्प ले सकते हैं। इस तरह कनाडा के अंदर $20,000 की फीस है, आप $5-7,000 देके $10,000 देके आप वहाँ भी जा सकते हैं।
तो यंग बंदों के लिए स्टूडेंट वीज़ा बेस्ट है। और जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाए। देखिए दुबई जाना बड़ा आसान है, सस्ता है। आप मर ही जाते हैं, लाख 1.5 लाख रुपए लगा देते हैं, ऐसे तो आप ही लाख है। 1.5 लाख में दुबई भी जा सकते हैं। टर्की भी जा आप जी सकते हैं। टर्की भी जा सकते हैं, लाख 1.5 लाख के कागान लगाने में तो लोग 2-2 लाख रुपए लगा देते हैं वहाँ पे एक हफ्ते की सैर करने के लिए जाने। तो व्हाई नॉट गो अब्रॉड। और दूसरा अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं आप एक्सरसाइज भी तो करते हैं ना, आप अच्छे यहाँ पे खाना भी तो खाते हैं ना। आप समझे कि यही आपने इन्वेस्ट करके अपने खाने के पैसों को जोड़ के आपने एक अच्छा टूर कर लिया। आप यकीन करें आपका एक्सपोजर, आपका लाइफ का स्टाइल बिल्कुल एकदम चेंज हो जाएगा जब आप फिजिकली वहाँ पे जाते हैं। यूट्यूब पे बैठ के वीडियो देखना और बात है, जब फिजिकली लोगों से जाना और मिलना। अच्छा सर, लास्टली वाइंड अप करने का भी टाइम आ गया है, तो मुझे लास्टली बताइएगा बैंक स्टेटमेंट का जो है जी वो क्या हिसाब है और ड्यूरेशन कितना टाइम लगता है, ड्यूरेशन कितनी होती है कि अगर आप किसी चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एंशियस होते हैं लोग कि इस चीज़ का पता चल जाए, पहले ही प्रोसीजर का पता चले या ना चले, इस चीज़ का पता चलना चाहिए कि बैंक स्टेटमेंट का क्या कितने होनी चाहिए और ड्यूरेशन कितनी होती है, क्योंकि पता है आपको कि आवाम जो होती है वो बहुत होती है कि जल्दी जल्दी से हमें पता चले, तो आप तो इन ये सब चीज़ें करते हैं, तो मुझे प्लीज़ बताइएगा। जी आपने बड़ा ये रेलेवेंट क्वेश्चन किया, चूंकि स्टूडेंट वीज़ा की बेसिक रिक्वायरमेंट है जो माशाल्लाह आपके व्यूअर्स देख रहे हैं, इस हवाले से उनको इस चीज़ का अंदाजा भी होगा कि आपकी एक बेसिक जो आपने फीस पे कर दी, जो रिमेनिंग फीस है वो आपको अपने ऐसे डिपॉजिट शो करानी पड़ती है कि आपके पास मौजूद है पैसे ना। और सेकंडली अपना लिविंग एक्सपेंस होना चाहिए पूरे एक साल का जो आपने वहाँ पर पड़ना है। यानी एक छोटी सी बेसिक रिक्वायरमेंट वो कहते हैं जब बंदा हमारे ऊपर बर्डन ना बने, इस पर इतने पैसे हैं। और आप यकीन करें यूके कनाडा वालों को भी पता है कि लोग मांगता कि पैसे पूरे करते हैं, इन पर बैंक स्टेटमेंट जो बना रही होती है ना, और वो उसकी यूज हो चुका है, एक टिक बॉक्स रखा हुआ है, वो कहते हैं एटलीस्ट बंदे के पास इतनी कैपेसिटी तो है कि लोगों से मांग सकता है, तो फिर भी हमारे ऊपर बोझ नहीं बनेगा। तो इसलिए बैंक स्टेटमेंट बनाना कोई इशू नहीं है। 40 से 45 लाख एक एवरेज चल रही है यूके के लिए, और ऑलमोस्ट इतनी ही ऑस्ट्रेलिया के लिए भी है और कनाडा के लिए भी आप कह लीजिए इतनी है। टाइम ड्यूरेशन का फर्क है, यूके में 28 दिन के लिए बैंक स्टेटमेंट चल जाती है और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। अमेरिका, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया के अंदर 3 से 4 महीने लग सकते हैं आपके प्रोसेस टाइम के अंदर, तो उनको रिक्वायरमेंट थोड़ी सी लंबी हो सकती है। तो उसमें जिस दोस्त से, जिस बंदे से आपने हेल्प लेनी है, उधार लेना, उसको थोड़ा आपको बताना पड़ेगा कि मुझे थोड़ा लंबा टाइम उसके लिए वेट करना पड़ेगा। लेकिन इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है, आपका एक अच्छा एजुकेशन कंसल्टेंट जो आपके पास मौजूद है वो आपको इस हवाले से गाइड कर सकता है। यूके यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन है तो उसके हवाले से बड़ी आसानी आपको हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ हमारा मैं नौकरी वहाँ पर मौजूद हूँ, उसके अंदर बड़ी आसानी से आप लोगों का काम हो सकता है। और मैंने जैसे आपको बताया कि अगर आपका एडमिशन हो गया, इट्स मीन यू आर गॉट द वीज़ा एज वेल। सो वहाँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन एक बड़ा सारा IELTS से बगैर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। एक बल्कि 2 एग्जाम आ चुके हैं, OET के नाम से, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश टेस्ट, और एक लैंग्वेज सेट के नाम से 2 एग्जाम आ चुके हैं जो निस्बतन आसान है। अगर आप वो नहीं कर सकते तो आप ये 2 टेस्ट कर लें और उसके नतीजे में आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है। और अगर वो भी नहीं कर सकते तब भी एडमिशन में पॉसिबल है, यूनिवर्सिटी डायरेक्ट इंटरव्यू करके आपको एडमिशन दे देती है। तो इस तरह की यूनिवर्सिटी में ऑप्शन मौजूद है, इस पर आप काम कर सकते हैं। लास्ट से बताएं लोग आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपकी कंसल्टेंसीज कहाँ पे है। आपने जैसे मुझे शुरू में बताया कि यूके में भी है और पाकिस्तान में भी है, तो हमारे व्यूअर्स को भी बताएं जो आपसे रब्ता करना चाहते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका सब लोगों का, नाज़रीन जो सिर्फ देख रहे थे और इस टाइम खास तौर पर मौजूद है। हमारा लंदन के अंदर जो एज ए ब्रिटिश मैं मौजूद हूँ, वहाँ हमारा इल्फर्ड के अंदर ऑफिस है। मैं अमेरिका के अंदर जो बहुत फ्रीक्वेंटली जाता हूँ, तो ह्यूस्टन के अंदर हमने वहाँ पे सेटअप बनाया हुआ है, कनाडा के अंदर टोरंटो मिसिसागा भी है, दुबई के अंदर भी और लाहौर के अंदर भी हमने यहाँ पे अपनी ऑफिस स्टार्ट किया है। तो आप किसी भी बंदे को इस वाले से हेल्प चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं globalcitizenlawyers.com। आपको इसमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तमाम कॉन्टैक्ट डिटेल भी इस पर मौजूद है, फ़ोन नंबर, ईमेल, जिस पर आप रब्ता कर सकते हैं। चलिए जी, थैंक यू सो मच मुबीन साहब। तो इनकी डिटेल जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, इनका कॉन्टैक्ट नंबर और इनकी वेबसाइट वगैरह की तमाम तर डिटेल। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव साबित हो। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप करना मत भूलिएगा। मैं दोबारा आऊँगी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।